बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिद्धिका हिंदी एकेडमी पे। आपको बताना चाहेंगे कि आज की जो यह प्रश्नोत्तरी है यह जून 2023 की प्रीवियस ईयर पेपर है और आप अभी करंट का यह पेपर हुआ है। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, अब सामने एग्ज़ाम 15 दिन बचा है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि 17 जून को यह 17 जून का पेपर है, याद रखेंगे 2023 का। और प्रथम जो है कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, प्रथम पाली का यह पेपर है। टोटल 100 प्रश्न है। आइए पहला प्रश्न देखिए कैसा पूछा गया है। ये रहा आज का पहला प्रश्न। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक ये और एक ये, तो आपको बताना है। यह आपको कथन और तर्क पे आधारित प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कौन सा सही है, यही आपको बताना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। गिरिधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है, ए और आर दोनों ए कथन ए सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है, और कथन ए असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्या दोनों कथन सही हैं या गलत हैं। यहाँ पे उत्तर होगा सी ऑप्शन आपका सही होगा। आप देख पा रहे होंगे राम कृष्ण में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट आज का आपके समक्ष यह दूसरा प्रश्न है। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आंसर होगा सी। आप देखेंगे कि यह जो है कि निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इनके कुछ महत्वपूर्ण और निबंध हैं, आप नोट कर लीजिएगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, नाट्यशास्त्र, कालिदास और उनकी कविता, साहित्य संदर्भ। अगला प्रश्न देखेंगे। आलोचना पत्रिका के संपादक हैं। आलोचना पत्रिका के संपादक आपसे पूछा जा रहा है। नहीं है, आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव, नामवर सिंह, कमला प्रसाद। तो ये तीसरे नंबर का प्रश्न है, आप इनका उत्तर देंगे। तो कौन नहीं है? तो ये कमला प्रसाद नहीं है, बाकी तीनों लोग हैं। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा जाएगी आलोचना पत्रिका कैसी पत्रिका थी। तो यह एक साहित्यिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? और इसके जो संपादक कार्य में रहे, तो इनके जो प्रथम संपादक रहे पत्रिका के, आलोचना पत्रिका के, तो वह रहे शिवदान सिंह चौहान थे। ठीक है, और यह 1951 ईस्वी में त्रैमासिक पत्रिका के रूप में आरंभ हुआ था। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। लिख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर में। इन पंक्तियों में मैं शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? अर्थ है निराला, राम, मनु या पुरूरवा। 4 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन रहा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपका ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखेंगे। पांचवा प्रश्न है। भारत की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना? धर्म को, संस्कृति को, भाषा को, कृषि को। 5 नंबर के प्रश्न में तो आप याद रखेंगे धर्म को। किसको माने हैं? धर्म को। ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखेंगे 6 नंबर का प्रश्न है, और यह थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, तो आप इसे देखने का प्रयास कीजिए। उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन है, झूठा। सच में पंजाबी कवियों बुल्ले शाह, बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त हैं। जिंदगी नामा में हिंदी कवियों तुलसीदास, सूरदास के पदों का प्रयोग है। महिला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है। तमस में सर्वे भ्रंतु सुखिना का उपयोग किया गया है। अब यह प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इनका उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा सही है, महिला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का उपयोग किया गया है। चौथे में देखेंगे मानस के हंस में मोहिनी रैदास का भजन गाती है। और 5वें तमस में सरवंतु भयंतु नाम सुखनी का उपयोग किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे निम्नलिखित पात्र अलग अलग उपन्यास के हैं। पात्रों से संबंधित उपन्यास के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम को मिलाना है। क्या करना है? पहले से बाद के क्रम को यहाँ पे मिलाना है। अब आप ध्यान दीजिएगा। तो सरस्वती की जो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए और इसके बाद इस प्रश्न को मिलान करना है, और आप प्रश्न को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए।
यहाँ पे देखना है आपको कि जो मिलान करना है 7वें नंबर के प्रश्न में, यह बंती किसकी है। तो आप ध्यान रखेंगे बंती झूठा सच की है। किसकी है? झूठा सच की है। ठीक है। और अब आगे देखेंगे, यहाँ पे जो है कि प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, तो यहाँ पे इसको हम सही कर लेंगे। सरस्वती किस जो है कि किस उपन्यास की है। तो यह शेखर एक जीवनी की है। ठीक है, नोट कर लीजिए, शेखर एक जीवनी। और भैरवी 5 जो है कि पात्र दिए हैं और उनके उपन्यास से मिलान करना था। तो यहाँ पे बिलाल वाला जो प्रश्न था थोड़ा सा कट गया है, तो हम यहीं पे इसे कंप्लीट कर लेंगे, आप याद रखिएगा। तो पहले में देखेंगे भैरवी बाण भट्ट की है। किसकी है? बाण भट्ट की है। ठीक है। और बाण भट्ट किसका उपन्यास है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? आत्मकथा है। बाण भट्ट की आत्मकथा इनका उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब आप देखेंगे जो है कि यहाँ पे लीजा, भैरवी हो गया। अब बेला को देख लीजिए, बेला कहाँ की पात्र है? तो यह तमस की। बेला और लीजा दोनों तमस की हैं। कहाँ की हैं? तमस की। भीष्म साहनी का उपन्यास है। आगे आप देखेंगे तो भैरवी, भैरवी हो गया, बेला हो गया। बंती, तो बंती किसकी है? झूठा सच की। कहाँ की है? तो झूठा सच की है, नोट कर लीजिए। और सरस्वती सबको पता है शेखर एक जीवनी की है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मिला लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 8 नंबर का। 7 नंबर का प्रश्न हुआ, अब रहा आपके समक्ष 8 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे भी वही मिलान वाला प्रश्न आया हुआ है और आपको बताना है स्त्री पात्र उसके प्रेमी को यहाँ पे मिलाना है। अच्छा प्रश्न है, आप सभी उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए। सीलो, सीलो किसकी है? तो यह रतन की है। 3 नंबर। ठीक है। आप देखेंगे तारा, तो तारा अरशद की है, प्रेमिका। तो यहाँ पे आप देखेंगे तारा, तारा अरशद की है। 1 नंबर। कनक, कनक कहाँ की है? तो पुरी की है। ठीक है, ये रहा आपका 4 नंबर। उषा, उषा किसका है? तो यह राजेंद्र की है। तो उषा आ जाएगी 2 नंबर पे। तो 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 आपका बी ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट देखेंगे आप, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। कौन कौन से निबंध सरदार पूर्ण सिंह के हैं, यही बताना है। अब आप बताएंगे सरदार पूर्ण सिंह के निबंध, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो आप यहाँ पे नयनों की गंगा, और इसके बाद देखेंगे आचरण की सभ्यता, पवित्रता, हम डार डार तुम, पात पात, जय जमुना मैया। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये देख पा रहे होंगे आप ऑप्शन को। 9 नंबर के प्रश्न में आपको सही सही विकल्प बताना है। तो इनका जो उपन्यास है, एक तो है आचरण की सभ्यता, 3 नंबर सही हुआ। इसके बाद आप देखेंगे, इनके बाद आप देखेंगे जो है कि आचरण की सभ्यता हो गया, आचरण की सभ्यता। यहाँ पे आप देखिए सी ऑप्शन आपका सही हुआ है। यहाँ पे 1 नंबर नयनों की गंगा, नयनों की गंगा जो है कि, और पवित्रता, नयनों की गंगा और ये पवित्रता, 1 2 3, यही आपके ऑप्शन सी सही होंगे। आप इनके और जो है 3 के अलावा भी इनके नोट कर लेंगे। तो एक है कन्यादान, और इसके बाद आप मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, नयनों की गंगा, आचरण की सभ्यता, ये सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जमुना मैया जो है, या जमुना मैया चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। किसका है? शर्मा गुजी का है, गुलेरी जी का। अब यहाँ पे एक और बचा है, हम डार डार तू पात पात, यहाँ बाल कृष्ण भट्ट का है। किसका है? बाल कृष्ण भट्ट जी का है, नोट कर लीजिएगा, हो सकता है नेक्स्ट में यह प्रश्न पूछा जाए। 10 नंबर का प्रश्न है, रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतन ने विचार किया है? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, मधु लिमये। 10 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो किसने किया है? तो यह किए हैं राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखेंगे 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में मिलाना है। यहाँ पे आपको प्रकाशन वर्ष से मिलाना है, तो याद रखेंगे कौन सा उत्तर सही होगा, कौन पहले होगा, कौन बाद में। तो इतिहास और आलोचना का प्रकाशन हुआ है 1957 ईस्वी में। इसके बाद देखेंगे कविता के नई प्रतिमान 1968 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। दूसरी परंपरा की खोज का प्रकाशन 1982 ईस्वी में हुआ है। अब देखेंगे आप जो है कि यहाँ पे देखेंगे आलोचना और विचारधारा, तो आलोचना और विचारधारा का प्रकाशन 2012 में हुआ है। तो 2000, एक मिनट,
2012 में। तो सबसे लास्ट में 5 वाला आएगा, जिसमें एकदम लास्ट में 5 है तो 2 में है, तो 2 ऑलरेडी कट गया। अब आप एलिमिनेट करके भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। 2012 में आलोचना और विचार है 5 नंबर में। तब आप देखें 11 नंबर के प्रश्न में कौन सा आंसर सही होगा। ए सही होगा। सबसे पहले 97 आएगा, 1957 आएगा। हिंदी इतिहास और आलोचना 2 नंबर जिसमें होगा वही सही होगा और उसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपका 12 नंबर का प्रश्न है। चंचल किशोर सुंदरता की मैं कद करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यह संवाद किसका है। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। तो यह लज्जा की पंक्ति है। कहाँ की पंक्ति है, लज्जा की। और जो है कि आप सबको पता है कि कामायनी महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है। इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ है और टोटल 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। आप चलेंगे नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं को रचना काल के प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले के बाद के क्रम में आपको मिलाना है। तो यहाँ पे भी आपको डेट पहले पता होना चाहिए। परिवर्तन कब है, तो 1924 ईस्वी में है। 1924 में आप देखेंगे कुकुरमुत्ता का प्रकाशन हुआ है 1942 ईस्वी में। आप देखेंगे आप असाध्य वीड़ा जो है, यह असाध्य वीड़ा 1961 ईस्वी की है। और इसके बाद देखेंगे मुक्तिबोध का अंधेरे में का प्रकाशन हुआ है 1964 ईस्वी में। इसके बाद देखेंगे अंधेरे में मोचीराम, आप देखिए मोचीराम, इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ। अब आप बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। तो आपका ए आंसर सही होगा। ठीक है, इस प्रश्न का ए आंसर सही होगा। हमने डेट भी लिख दिया, आप उसको नोट कर लीजिए। 14 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है। तुलसीराम, गंगाराम, नरसिंहदास, मोहिनी। 14 नंबर का, यदि अभी भी आप मानस का हंस नहीं पढ़ेंगे तो चैनल पे पूरा अपलोड है, 8-10 वीडियो में पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न तय रहता है। ठीक है, तो यह मोहिनी का कथन है। किसका कथन है, तो मोहिनी का कथन है। 15 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ बैठक देखेंगे। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई है। तो सूरत, कलकत्ता, बारडोली, कानपुर। तो ये बी ऑप्शन आपका सही होगा, बारडोली। अगला प्रश्न है, कबीर साहित्य के अध्येता हैं। तो यहाँ पे क्या बताना है आपको, कबीर साहित्य के अध्येता हैं। ठीक है, अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। कबीर साहित्य के अध्येता हैं, 16 नंबर का प्रश्न है। अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इमरे बंघा, पुरुषोत्तम अग्रवाल, वीरेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, डेविस लॉरेंजन। 6 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा, आप देखेंगे सी दूसरा है आंसर। इसके बाद आपका चौथा हो जाएगा और ये 5वां हो जाएगा। ये 3 जो है कि रचनाएं हैं और रचनाकार हैं जिन्होंने कबीर के जीवन पे रचनाएं लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखिएगा कौन कौन से हैं। तो ये पुरुषोत्तम अग्रवाल जी लिखे हैं कबीर के जीवन पे, साहित्यिक अध्ययन किए हैं। इसके बाद किए हैं जो है कि धर्मवीर, और इसके बाद धर्मवीर भारती नहीं, सिर्फ धर्मवीर। ठीक है, और ये किए हैं डेविस लॉरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 16 में सी आंसर सही होगा। अगला 17 नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, हम स्क्रीन पे लाने का प्रयास करते हैं और आप ध्यान दीजिए। 17 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे आपको देखना है, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपर्युक्त हैं। देवनागरी लिपि के बारे में आपको बताना है। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों का व्यक्त करने की क्षमता है। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है। ध्वनि और संकेत में निश्चित है। 17 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। यह आपके इकाई फर्स्ट का प्रश्न है, तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, तो सी ऑप्शन सही होगा। देवनागरी लिपि के बारे में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। संविधान में देवनागरी लिपि को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। और इसके बाद देखेंगे ध्वनि और संकेत निश्चित है। तो 1, 3, 5 आपका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे जो है कि चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग है कौन सा है, जो लोकतंत्र की आलोचना करता है। बकरी, आगरा बाजार, अंधा युग, एक और द्रोणाचार्य, बकरी महाभोज, अंधा युग,
और आधे अधूरे। यही बताना है 18 नंबर के प्रश्न में। तो आप बताएंगे बकरी महाभोज। अब मन्नू भंडारी की यह रचना है। नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पे क्या देना है आप बताएंगे कि जो है कि पंजाबी शब्द में क्या कहा गया है। उसने कहा था ये पंजाबी शब्द है, ठीक है। हिंदी अर्थ बताना है। कुड़माई का मतलब होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी, ठीक है। अब आपको बताना है घुमाव। 19 नंबर के प्रश्न का आप याद रखेंगे तो क्या होगा भाई? घुमाव का मतलब होता है जमीन की नाप, ठीक है। 4 नंबर खोते। खोते का अर्थ होता है गधा। और देखेंगे तीमिया, तीमी इसका अर्थ होता है स्त्री। स्त्रियां, तीमियों का मतलब होता है स्त्री और तीमी का मतलब होता है स्त्रियां। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर सही होगा वह कौन सा सही होगा? तो सी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। अब आपने मिला लिया तो सी आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर का है। नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक हैं शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो 1 2 1 3 5 जिसमें होगा वही आपका सही होगा। ये 3 लोग हैं। अब आप ऐसे याद कर लीजिएगा, श्याम, राम, शिव, ठीक है। 20 नंबर के प्रश्न में आप आंसर देखेंगे तो आपका बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद से। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच में सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं हबीब तनवीर, इब्राहिम अलकाजी, बीवी कारंत, शांता गांधी, सत्यदेव दुबे, श्याम नंदन जालान, राजेंद्र नाथ ओम शिवपुरी। अच्छे प्रश्न है। प्रश्नों का लेवल आप देख पा रहे होंगे। तो ये है बीवी कारंत शांत गांधी। आपका बी ऑप्शन सही होगा। 21 नंबर के प्रश्न में आपका बी आंसर सही होगा। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ये रहा 22 नंबर का प्रश्न है। दिल्ली दरबार दरबन के निबंध के अनुसार किलार के खां को कब और कितनी कीमती वस्तुएं तोहफे में मिली थी? तो 2500। कितने मिली थी? 2500। इजी प्रश्न है तो आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखेंगे 2500 में पूरे सामान की इनको लेखा जोखा मिला था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह नाटक है दिल्ली दरबार दर्पण। इसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और एक चीज़ और पूछा जाता है, यह भारतेंदु का नाटक कैसा नाटक है? तो राजभक्ति और देशभक्ति की मिश्रित भावना पर बना हुआ नाटक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चाँद पर जाकर जो काम किए उसे पहले के बाद के क्रम से लगाना है। आप देख रहे हैं कैसे परीक्षक आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाना सबसे पहले चौथा होगा। कौन सा होगा? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, कूट वाला प्रश्न है तो इसे आप थोड़ा सा छोटा करते हैं और आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या होगा तो आप याद रखेंगे तो ये होगा थानों में हनुमान जी का मंदिर बनवाना, सबसे पहले ये होगा। इसके बाद देखेंगे जो है कि 5 नंबर होगा पुलिस वालों की तनख्वाह में कमी कराई जाए। इसके बाद देखेंगे नकली चश्मदीद गवाह बनाएंगे। उसके बाद आएगा आपका जो है कि पहले होगा 3 नंबर थाने में हनुमान जी का मंदिर बनवाएं। 5 नंबर पुलिस वालों की तनख्वाह की कमी करें। दूसरा होगा जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद वो बात करते हैं चश्मदीद गवाह की, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका ए ऑप्शन सही होगा। अब अगला प्रश्न है 24 नंबर का। 23 नंबर का प्रश्न आप कर लिए। अब ये रहा 24 नंबर का प्रश्न और ये भी कथन और तर्क वाला प्रश्न है। थोड़ा सा छोटा करते हैं और आप ध्यान दीजिए। 24 नंबर के प्रश्न को उत्तर देना है आपको। सबसे पहले प्रश्न को इत्मीनान से पढ़ना है। अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया। नए बंदोबस्त के कारण जमीन का क्रय विक्रय करने में छूट मिली। दूसरा है रीज़न है बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के दोनों वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ किया। देख पा रहे होंगे आप दोनों जो है कि कथन को भी आपने समझ लिया और कारण को भी समझ लिया। अब आपको उत्तर देना है, उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो है कि यहाँ पे इसका ये कथन सही है लेकिन इसकी जो व्याख्या कर रहा है वो गड़बड़ है। तो बी ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अब सही व्याख्या नहीं कर रहा है तो हम इसमें तो क्लियर कर नहीं पाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में रीजन और कि इसके कथन और तर्क के प्रश्न लेके आएंगे तो उसमें अच्छे से बात करेंगे। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है। यह किस लेखक का है? अंतोन
चेखव, कैथरीन मेसफील्ड, ज्या पाल सात्र, ओ हेनरी। 25 नंबर के प्रश्न में कहानी से प्रश्न न पूछ के अब आप क्या पूछ रहे हैं आप खुद देख लीजिए, ठीक है। ये रहा आपके समक्ष बी ऑप्शन सही होगा, कैथरीन मेसफील्ड। यह कथन किसका है? तो कैथरीन मेलफिस्ट का कथन है। और कथन कुछ ऐसे है, कैन वी डू वर्किंग फॉर द डेड एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, द आंसर हैड बीन नथिंग। यही उसमें कहा गया है जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का, डॉक्टर तुलसी राम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तेज बहादुर सिंह, मुसाफिर लाल परशुराम सिंह और हरिदास सिंह। 26 नंबर के प्रश्न में आप सभी जानते हैं क्या होगा, तो तेज बहादुर सिंह। किसने किया है? तो तेज बहादुर सिंह ने किया है। और यह तुलसी राम की आत्मकथा है मुर्दहिया, ठीक है। मुर्दहिया के 2 खंड हैं, आप देखे होंगे। पहला जो है कि 2 खंडों में यह बटा हुआ है। एक तो मुर्दहिया धर्मपुर आजमगढ़ में स्थित लेखक का गांव और जहाँ पे शमशान घाट का नाम है। यह दलित जीवन की कर्मस्थली है। और दूसरा देखेंगे लेखक के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन किसने किया? तो यह किए तेज बहादुर ने। और 2 भाग जो प्रकाशन हुआ है इसका, तो एक तो जो है कि 14 में हुआ है, ठीक। दूसरा वाला पार्ट इसे आप याद रखेंगे और कुछ पात्रों का नाम आप नोट कर लेंगे, जैसे जूठन है, सोमर, मुन्नर, सुभागिया, अक्कर पात्री जी और हीरालाल अंबिका पांडे, जो लेखक के पैसे को ले लेते हैं स्कॉलरशिप वाले के, ठीक है। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाना है। अब ये प्रश्न आपको लिए, ये उपन्यास के प्रश्न हैं, अब आप इनका उत्तर देंगे तो तभी दे पाएंगे जब आप प्रकाशन वर्ष बहुत अच्छे से दिमाग में रखे होंगे। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि इनकी जो है इनका सबसे पहले आप डेट नोट कीजिए। पथिक किसका है? तो यह है रामनरेश त्रिपाठी का। इसका प्रकाशन 1970 ईस्वी में हुआ है। अब आगे देखेंगे आदर्श हिंदू का प्रकाशन हुआ है 1915 ईस्वी में। लज्जाराम मेहता का यह उपन्यास है। आप देखेंगे आप दुर्लभ बंधु भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, जिसका प्रकाशन 1880 ईस्वी में हुआ है। आगे देखेंगे अब बच रहा है आपका चंद्रकांता संतति का प्रकाशन हुआ है 1896 ईस्वी में और इसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री, ठीक है। अब यह है इतिहास तिमिर नाशक, यह किसका है? तो यह राजा शिव प्रसाद सिंह का है। किसका है? राजा शिव प्रसाद सिंह का है, आप नोट कर लीजिएगा। तो चौथा पहले आएगा, 2 में तो चौथा नहीं है। अब आपको बताना है इन दोनों में 4 के बाद जो है कि यह तो राजा लक्ष्मण सिंह का हो गया, सबसे पहले यही आएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका देखेंगे आप तो दुर्लभ बंधु जो 80 में है। इसके बाद सबका क्रम आएगा, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में है? जिल्दसाज, बाग का माली, हल चलाने वाले, भेड़ चराने वाले। आप देखेंगे कि यह मजदूरी और प्रेम से लिया हुआ कथन है और यह सरदार पूर्ण सिंह का है। किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का। लेखक जो है कि किसके बारे में कहा है यही बताना है आपको। तो भेड़ चराने के बारे में, गडेरिये के लिए यह शब्द का उपयोग किया हुआ है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न है, भारतीय नवजागरण के संबंध में उपर्युक्त कथन बताना है। यह कौन सा कथन है जो भारतीय नवजागरण के बारे में सही है, यही आपको बताना है। अब आप बताएंगे तो बताइए। नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का न होकर सभ्यताओं की आत्मनिरीक्षण का है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलन की निंदा की है। औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी है, जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मृत्यु पूजा का समर्थन करते थे। तो नवजागरण के संबंध में आपका ए जो है कि ऑप्शन सही होगा। तो यह नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट न होकर सभ्यताओं की आत्मनिरीक्षण है। अगला प्रश्न आप देखेंगे जो है कि 29 नंबर का प्रश्न है। अब इसका जो है क्या करना है, आपको उत्तर देना है, ठीक है। कूट वाला यह प्रश्न है, इस प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे तो आपको बताना है सही आंसर कौन। तो ये पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है, और ये भी सही है। औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष है।
इसके बाद आप देखेंगे भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय ने जीवन के आरंभिक काल में रूढ़ियों के प्रबल विरोध का सामना किया था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा 29 में? तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। ये तीनों कथन सही हैं, बाकी दो गलत हैं। ठीक है, चलिए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन, बख्शी हंसराज, गुमान मिश्र, ग्वाल कवि। अब आपको कूट में आंसर देना है, चयन कीजिए कौन कौन से हैं। 30 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है। तो सबको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है रीतिकार के प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकारों कवियों का विवरण मिलता है। यहाँ पे आप याद रखेंगे 57 कवि को इन्होंने लिया है। किस में लिया है? तो रीति ग्रंथकार में लिया है कि यह रीति काल के जो कवि हैं ये रीति ग्रंथकार कवि हैं। ठीक है, कितने कवि? 57 कवि। ठीक, तो इसमें से आपको उत्तर बताना है। तो ये कुलपति मिश्र भी हैं और बेनी बंदीजन भी हैं और ये आपके रहे ग्वाल कवि हैं। बाकी ये गुमान मिश्र और बख्शी हंसराज ये दोनों नहीं है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आप नोट कर लीजिए कौन कौन रीति ग्रंथकार है। तो पहले जो हो गए कुलपति मिश्र, इसके बाद बेनी बंदीजन और एक ग्वाल कवि। इसके बाद आगे देखेंगे मतिराम, भूषण मंडन, सूरत मिश्र, रसलीन, श्रीपति निवास देव आदि सारे कवि लिए हैं इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो आप नोट कर लेंगे बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट कथन है निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है। ये इजी प्रश्न है। संज्ञा, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण अविकारी पूछ रहा है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान दे के प्रश्न का उत्तर देना है। तो क्रिया विशेषण डी नंबर सही होगा। ठीक है, आप पूरा चीज़ व्याकरण पढ़ लिए होंगे क्या? भी जिस नेट की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा विकारी शब्द कौन से होते हैं जिसमें बदलाव होता है, अविकारी जो होते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक ये कैसे हैं? तो ये आते हैं अविकारी में। बाकी विशेषण में परिवर्तन होता है, क्रिया में और संज्ञा में, तो यह विकारी शब्द है। ठीक, आगे देखेंगे 32 नंबर का प्रश्न है बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1919, 1927, 1930, 1938। और यह बहिष्कृत भारत यह प्रश्न पूछा जाता है आपसे, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अम्बेडकर की यहाँ पत्रिका है और जिसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1927 ईस्वी में। चलिए, इनकी 3 पत्रिकाएं हैं, नोट कर लीजिए आप। अम्बेडकर की एक तो मूक नायक है जिसका प्रकाशन 1920 में हुआ है, दूसरा समता है 1928 में, जनता है 1930 में हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 27, 20, 28, 30। चलिए, अगला प्रश्न है 33 नंबर का। ये रहा आपके समझ, और बड़े बड़े प्रश्न यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं तो ध्यान दीजिए। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आय को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करना है। अच्छा प्रश्न है, उत्तर दीजिए सभी लोग। तो सबसे पहले उत्तर फाल्गुनी किसका निबंध है इसे नोट कर लीजिएगा। यह लगा हुआ है आपके पाठ्यक्रम में, कुबेर नाथ राय द्वारा लिखित है और इसका प्रकाशन पूछा जाएगा तो 1974 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1974 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। और यह ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। और इसके बारे में देखेंगे तो विश्वनाथ तिवारी के अनुसार कुबेरनाथ राय के निबंधों में रस छलकता है। क्या छलकता है? रस छलकता है। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो ये बताना है उम्र के आयु को छोटे से बड़े के क्रम में संयोजित करना है। ठीक है, तो याद रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जीवन के सम्मुख उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। जब दोनों बच्चे चले जाते हैं, दिल्ली से आई हुई मेहमान रहती है और इनका अपना खुद का पुत्र होता है। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप देखेंगे तो हो जाएगा कि इनमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे तो हो जाएगा 2 नंबर से ज़्यादा सब असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। इसके बाद देखेंगे फिर आता है आपका जो है कि जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। फिर आएगा 5 नंबर, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। ये रहा 34 नंबर का प्रश्न है और ये भी जो है कि कथन और तर्क पे बना हुआ प्रश्न है। ध्यान दीजिए। झूठा सच, तमस, जिंदगी नामा उपन्यासों में
अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी शब्द का उपयोग किया जाता है। तो सबको पता है झूठा सच देश विभाजन पे है, तमस्वी जिंदगी नामा पंजाब के इर्द गिर्द लिखा हुआ यहाँ उपन्यास है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। किसका है? तो कृष्णा सोबती का है। अब देखेंगे आपकी बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा था। दोनों कथन सही है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट 35 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है, ये रहा, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में भारतेंदु के निबंध निबंध कौन से हैं? वैष्णव की और भारतवर्ष, देशोन्नति, लेवी प्राण लेवी, सुशिक्षितों का कर्तव्य, भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। 35 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे कौन सा जो है कि भारतेंदु के निबंध कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका सही होगा। एक तो होगा आपका वैष्णवन और भारतवर्ष, दूसरा होगा लेवी प्राण लेवी, और तीसरा ये है पांचवा जो है कि भारत उन्नति कैसे हो सकती है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए, भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या होगा। अब आप बहुत अच्छे से यदि पढ़े होंगे नाटक को तभी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। सबसे पहले कौन आता है यही बताना है 36 नंबर के प्रश्न में। तो याद रखिएगा, सबसे पहले भारत आता है, इसके बाद आ जाएगा भारत दुर्दो आएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा रोग, रोग के बाद आलस्य आता है, और आलस्य के बाद मदिरा आती है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे भारतेंदु युग द्वारा यह तत्कालिक राजनीतिक और आर्थिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण इन्होंने किया है भारतेंदु जी, और यह एक दुखांत नाटक है। कैसा नाटक है? दुखांत नाटक है। आपसे पूछा जाएगा भारतेंदु का यह नाटक कैसा है, तो लास्य रूपक है। इसमें कुल 6 अंक है। कितने अंक? 6 अंक है। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट 37 नंबर के प्रश्न की तरफ। स्वनिम के संबंध में उपर्युक्त कथन है, वाक्य में शब्दों का संबंध निर्धारित करते हैं। इसका संबंध मौखिक भाषा से है। सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुत्तम इकाई है। यह उच्चरित भाषा की लघुत्तम इकाई है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में होता है। अब स्वनिम आप बहुत अच्छे से व्याकरण में पढ़े होंगे, इस प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो याद रखेंगे जो है कि ध्यान दीजिए। अब इसमें से कौन कौन सा सही है, तो तभी आप इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा आपके समक्ष, इसका संबंध मौखिक भाषा से है बिल्कुल, और आप देखेंगे यह उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है, और इसके बाद देखेंगे इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में किया जाता है। अगर आप 5 भी समझ जाते हैं तो भी ये 2 ऑप्शन ऑलरेडी कट जाते, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। अब शरद के जीवन के बारे में, शरद चंद्र का पूरा आपने पढ़ लिया होगा, जीवनी जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है। अब आपने पढ़ लिया है तो आप उत्तर दीजिएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, शरद के संबंध में उपयुक्त कथन है। शरद बचपन से डरपोक स्वभाव के थे। गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा। शरद बाबू की रचनाओं में बिराजबहू और विजय नाटक का रूपांतरण हुआ है। अपने भाई और समाधि शरद ने घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। शरद ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था। 38 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे। तो याद रखेंगे कि शरद जो है कि पूछा जा रहा है, उपर्युक्त कथन आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा ये आप बताइएगा। तो आंसर होगा सी, गृहस्थी से शतक का कभी लगाव नहीं रहा। दूसरा होगा आपका शरद बाबू की रचनाओं का बिराजबहू और विजय नाटक का रूपांतरण हुआ है, बिल्कुल सही है। और अपने भाई की समाधि इन्होंने नदी के तट पर बनवाया था। ये 3 चीज़ें सही हैं। बाकी ये शरद बचपन से डरपोक थे, स्वभाव के थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, शरद डरपोक नहीं थे। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता है। पुरुष सिंह जो उद्यम लक्ष्मी ताकर चेर, भाग्य भरोसे जे रहें, कुपुरुष भाषाएं टेर। अब बताना होगा आपको 39 नंबर की यहाँ प्रश्न को उत्तर बताना होगा कि यह कहाँ से है। तो यह सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या भूलूँ, क्या याद करूँ? हरिवंश राय बच्चन की यह जो है कि आत्मकथा है, 4 भागों में है। ठीक है, कितने भागों में है? तो 4 भागों में है। अब याद रखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। अब चलिए आगे। तो आवारा मसीहा अभी आप उन्हें ऊपर पढ़ा था, आवारा मसीहा किसका है? तो विष्णु प्रभाकर का है। और मुर्दहिया किसका है? तो यह तुलसीराम का है, ये भी आत्मकथा है।
और प्रेमचंद घर में है, ये भी पाठ्यक्रम में लगा, शिवरानी देवी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप ध्यान देंगे संस्कृत के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपर्युक्त कथन बताना है। देख रहे हैं बदलते पैटर्न में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। गीता रहस्य क्या करना है, उपर्युक्त कथन कौन सी है। ठीक है, गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन है। कर्मण गृहस्थ को योगी सन्यासी और भक्त के समक्ष नहीं माना जा सकता। तिलक का उपदेश तत्कालिक समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेशक थे। गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म न्यास का मार्ग है। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता है। अब आपने पूरा ऑप्शन पढ़ लिया, अब आप चयन कीजिए उत्तर का। 40 नंबर में आप याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका सही होगा, ये सही है, और तिलक का ये भी कथन सही है, और ये चौथा गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म का न्यास का मार्ग है। सी ऑप्शन ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अब चलेंगे 41 नंबर का प्रश्न है। अच्छा आप उत्तर दीजिए। स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें हैं, इसमें से कौन सी स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें हैं। अब आपको बताना है नंगा तलाई का गांव, इसके बाद मुखड़ा क्या देखे, लौट आओ, धार, याद हो कि न याद हो, गोल मेज। कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जो संस्मरण विधा में लिखी हुई पुस्तकें हैं। तो ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है कि ध्यान दीजिएगा, नंगा तलाई का गांव हो जाएगा, और लौट आओ धार, लौट आओ धार। इसके बाद आप याद रखेंगे याद हो कि न हो। आप पढ़ के भी समझ पा रहे होंगे। आंसर होगा आपका ए सही आंसर होगा। 1 3 4 सही है। ठीक है, 41 नंबर के प्रश्न में आंसर ए आपका सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 42 नंबर का है। एक रूप हिंदू तुरुख दूजी दसान कोय, मन की दुविधा मानकर भया 102। यह कविता किस कवि की है। नरोत्तम दास, वली दक्कनी, नवल दास, बनारसी दास। अब आपको बताना है 42 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यह बनारसी दास का है। किसका है, बनारसी दास का। और आप याद रखेंगे इनकी कुछ जो है कि प्रसिद्ध काव्य उक्तियाँ भी हैं और पंक्तियाँ भी हैं। वली दक्कनी, नरोत्तम दास, तो आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पे ये रहा अच्छा और बड़ा प्रश्न है, हम यहीं पे मिलान कर लेंगे, फिर हम ऑप्शन को देख लेंगे। उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा, और सोने की थारी में जेवना परोसो रमा, जेवना न जय हमार बलमा। तुलसी गंग दो भय सुकवियन को सरदार, काव्य में मिली भाषा विध प्रकार। जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया, और अमृत हो बाहर आया उसे जगत को दान किया। यही आपको बताना है कौन सी पंक्ति कौन सी रचना से ली गई है। चलिए ध्यान दीजिए 43 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे क्या होगा, यही बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम छोटा कर लेते हैं प्रश्न को, आप मिला भी लीजिएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप मिलाएंगे। उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है क्या भूलूं क्या याद करूं। 3 नंबर, सोने की थार में जमुना परोसो रामा, जमुना न जेवे हमार बलमा। यह मुर्दहिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो मुर्दहिया से लिया गया है। तुलसी राम की रचना। 4 नंबर, तुलसी गंग दो है सुकवियन के सरदार, तिनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। यह संस्कृत के 4 अध्याय से लिया गया है। 1 नंबर, जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया, अमृत हो बाहर आया उसे जगत को दान किया। 4 नंबर में होगा आपका आवारा मसीहा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका सी ऑप्शन सही होगा। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा रोक के पढ़ना चाहिए और इनका आंसर आपके समझ ही रहता है। किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। दक्षिणात्य, गौड़ प्रदेश, उज्जैनी, यस्थाड़, विश्व। 44 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे तो क्या होगा भाई, आपको बताना होगा। तो यह उक्ति सबसे पहले बात कि किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, कहाँ से लिया गया है, यही बता दूं पहले सबसे पहले। तो याद रखेंगे यह जो है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध से लिया हुआ प्रश्न है और हजारी प्रसाद जी द्वारा यह नाखून क्यों बढ़ते हैं लिखा गया है। अब आपको बताना है तो जो है कि
44 में तो क्या होगा, तो गौड़ देश के लोग, बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर का, विज्ञान और कविता, पोइट्री, साइंस एंड पोइट्री पुस्तक के लेखक कौन है? आई ए रिचर्ड, टी एस इलियट, मैथ्यू अर्नाल्ड, रेमंड विलियम। 45 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे आई ए रिचर्ड, आपका ए ऑप्शन सही होगा। अरे अयावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि यह स्थित कहाँ है, तो सबको पता है इस प्रश्न का आंसर। इतना इजी प्रश्न भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। असम होगा, बी ऑप्शन सही। प्री प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया, यह छंद कौन सा है? तो शार्दुल विक्रीडियम, शार्दुल विक्रीडित छंद, और दूत विलंबित छंद, मंद्रा कांत्रा, वसंतलिका छंद। 47 नंबर के प्रश्न में आप सभी उत्तर देंगे तो क्या होगा, तो दूत विलंबित छंद, आपका बी ऑप्शन सही होगा और काफ़ी बार पूछा जाता है। प्रिय प्रवास का प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ है और इसमें टोटल 17 सर्ग हैं और इनकी भाषा पूछी जाती तो संस्कृत निष्ठ भाषा में लिखा हुआ खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न यहाँ से तय रहता है। अब आपको 48 नंबर के प्रश्न का उत्तर देना है। किस प्रश्न का? 48 नंबर के प्रश्न का। यहाँ पे याद रखेंगे ये, यहाँ पे चलिए यहाँ पे क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकानंद के हैं? मजबूत बनो कायर और लिबलिबे न बनो, बने रहो साहसी बनो कायर की जरूरत नहीं है, समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है, शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन को सम्मान करना सिखाएगा और उसमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगा। मानव हृदय में मैं संगीन की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए। ये तो कथन बिल्कुल सही। पांचवा तो 5-5 जिसमें होगा वो तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बताना है आपको कौन कौन से कथन सही हैं। तो याद रखिएगा, ये भी सही है, मजबूत बनो कायर और लिवलिवे न बने रहो, साहसी बनो कायरों की जरूरत नहीं है। तो अब आपको बताना है ये भी समझा, संसार जब तक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे तीसरा, शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता के ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगा और उसमें एक हद तक इस शासन के प्रतिनिधित्व का भावना पैदा होगी। तो 1, 3, 5 यही 3 सही है। तो आप याद रखेंगे आपका आंसर क्या होगा। तो आपको बताना होगा मजबूत बनो, 48 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 1, 3, 1, 2, 5 होगा। ठीक है, ये 2 भी होगा, 1, 2, 5 होगा। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे सॉरी, 1, 2, 5 होगा। समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक प्रगति संभव नहीं है, बिल्कुल सही है। और एक आपका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर के बाद 49 नंबर का, निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के पहले के बाद के क्रम से लगाना है। कौन सा पहले आया है यही आपको बताना है। तो भारत सौभाग्य का प्रकाशन जो हुआ है वह 1988 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1988 में। इसके बाद देखेंगे राजश्री, राजश्री किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। यह 1915 में आया है। कब आया है? 1915 में। और ये 1888 है, याद रखेंगे। तो सबसे पहले 1888 को ही हम मिलाने का प्रयास करते हैं। तो जो है कि भारत सौभाग्य और राजश्री 1915 में। तो भारत सौभाग्य 3 नंबर पहले मिलाते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 ऑप्शन कट गया। ठीक है, 49 नंबर के प्रश्न में अब आपको 3 और इसके बाद 1915, क्योंकि आप सभी जानते हैं पहला राजा कब इसका प्रकाशन हुआ है? तो पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का है, 1969 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1969 ईस्वी में। ठीक है, इस हिसाब से अब आगे देखेंगे आप बटोही का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो यह 2007 में हुआ है। कब हुआ है? 2000, इसमें 4 लास्ट में आ जाएगा आपका, देख रहे हो 2004। एक और बचा है, इसके भी आप नोट कर लीजिएगा। और यह है चरणदास चोर, यह हबीब तनवीर का है, 1975 में हुआ है। इसका कब हुआ है? 1975 में। तो ये बटोही भी अगर आपको पता होता तो इस प्रश्न का आंसर डी हो जाता, आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आपको बताना है पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। कथन किसका है? आई ए रिचर्ड, टी इलियट, वेने
देत्तोक्रोच, मैथ्यू अर्नाल्ड। 50 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे। इजी प्रश्न है, कई बार रिपीट भी होता है तो आपको बताना है। तो यह कथन है इलियट का, बी ऑप्शन आपका सही होगा। और कुछ जो है कि इनके पूछे जाते हैं। रिचर्ड का एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। काव्य की अनुभूति व जीवन की अनुभूति में कोई विशेष अंतर नहीं है। पूछा जाएगा किसका कथन है, तो रिचर्ड का। एक बेनोदेत्तो क्रोच का पूछा जाता है, सहजानुभूति व्यंजना की आंतरिक प्रक्रिया है। मैथ्यू अर्नाल्ड का पूछा जाता है एक, तो आलोचना संसार में जो भी उत्तम ज्ञान तथा चिंतन है उसमें अधिगम एवं प्रचार का और इस प्रकार ताजे और सच्चे विचारों के प्रभाव के संस्थापक ना निःसंस प्रयास है। तो ये किसका है, प्रयास शब्द आएगा तो यह मैथ्यू अर्नाल्ड का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को मिला के उत्तर दे दीजिए। विद्यापति जो है कि यहाँ क्या करना है, मिलान करना है। अब ये आपको इसके बाद इसका आंसर देना है। विद्यापति की रचना किसकी है, तो यह शिव प्रसाद सिंह की है। सूरदास किसने लिखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इसके बाद देखेंगे बिहारी, तो बिहारी किसने लिखा है, तो बच्चन सिंह ने लिखा है, बिहारी बच्चन सिंह। इसके बाद देखेंगे घनानंद, तो इमरे बंघा। तो इस हिसाब से डी का तीसरा, तो ध्यान दीजिएगा डी का तीसरा 2 में है। और आंसर आपका इस प्रश्न का क्या होगा, तो ये सबसे पहले आप मिलाइए। विद्यापति का क्या था, तो विद्यापति किसने लिखा था, तो शिव प्रसाद सिंह ने लिखा था। तो ए में चौथा, यहाँ पे देख रहे हैं 2 कट गया, ए में चौथा। अब देखेंगे घनानंद इमरे बंघा, कौन था, इमरे बंघा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे डी में तीसरा किस में है, तो डी में 1 में तीसरा है, ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, मुझे अपनी कविता के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, यह कथन किसका है, मतलब किस कविता से है। नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, पटकथा। 52 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे, तो यह नक्सलवाड़ी का है। कहाँ का है, नक्सलवाड़ी का है। अगला मिलाएंगे आप, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। आय और ऋतुओं का संबंध किससे है, माता, मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम। कल्याण का रूप, नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता किसमें दिखाई गई है। 53 नंबर के प्रश्न में यह नाटक निबंध से यह प्रश्नोत्तरी ली गई है। अब आप बताएंगे, जब बहुत गहराई से आप पढ़े होंगे, आयु और ऋतुओं का संबंध किसमें है, तो उत्तरा फाल्गुनी में है। देख रहे हैं यहाँ पे ए का तीसरा, ठीक है, ए का तीसरा। माता, मातृभूमि और जन्मभूमि, इसका संबंध कहाँ दिखाया गया है, ये बताना है। तो ये दिखाया गया है उठ जाग मुसाफिर में। कहाँ दिखाया गया है, उठ जाग मुसाफिर में। तो देखेंगे 4, इसके बाद 1, 4 और 3 और 1 है, ध्यान देंगे। ऋतुओं का संबंध किसमें है, तो उत्तर फाल्गुनी में। मातृभूमि और जन्मभूमि का प्रेम, तो उठ जाग मुसाफिर में। कल्याण का रूप किसमें दिखाया गया है, तो ये दिखाया गया शिव मूर्ति में। किसमें, शिव मूर्ति में। 4 नंबर, नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता, तो ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। आप अच्छे से पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से यहाँ पे कर पाएंगे। तो 3, 1, 4, 2, यही आपका आंसर सही होगा। 3, 1, 4, 2 आपका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी। राममूर्ति त्रिपाठी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। 54 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो रामविलास शर्मा, आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए। आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है, अनुस्वार, अनुनासिक, रंगिणी, संगिणी। 55 नंबर के प्रश्न में उत्तर देंगे तो यह संगिणी करती है। कौन करती है, संगिणी। अगला प्रश्न है 56 नंबर का, और सत्य कथन को बताना है। अच्छा प्रश्न है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, भारतीय काव्यशास्त्र। भरत ने नाट्यशास्त्र में 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। उद्भट, जयदेव और प्रतिहारेंदुराज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है। काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद है। काव्य अलंकार सार संग्रह रुद्रट की रचना। 56 नंबर के प्रश्न में आपसे भी उत्तर देंगे, तो कौन सा सही होगा ये बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा आंसर इसमें सही होगा। 1, 2, 3 सही है कि 2, 3, 4 सही है कि 3, 4, 5 सही है कि 2, 4, 5 सही, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखें ना, जो है कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो ये भी सही है और
उद्भट जयदेव प्रतिनिधि अलंकारवादी संप्रदाय है, ये भी सही है। और एक है काव्यादर्श के दूसरे तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण की रचना की गई है। ठीक है, अब आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 56 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। इसमें चौथा भी सही है। काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद हैं। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं, ए और बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके समझ, पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्मक्रम के अनुसार मिलाना है। तो सबसे पहले 57 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर देंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो विलियम वर्ड्सवर्थ आएंगे। कौन आएंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, इनका जन्मक्रम जो है यह 1770 है। क्या वह है, 1770। अब इसके बाद देखेंगे कॉलरीज। कॉलरीज के विलियम वर्ड्सवर्थ कॉलरीज आते हैं, तो 1772 है। कब है, 1772। अब इसके बाद आएंगे अर्नाल्ड, इनका कब है, तो इनका है 1822 ईस्वी है। इसके बाद टीएस इलियट आएंगे। इलियट 1888 में है। कब है, 1888 में। इसके बाद कौन आएंगे, तो आइए रिचर्ड आएंगे। आइए रिचर्ड, रिचर्ड एकदम लास्ट में आएंगे। देख रहे हैं यहाँ पे 2 में लास्ट में रिचर्ड है। तो रिचर्ड का भी जन्मक्रम आप नोट करिए, 1893 ईस्वी है। कब है, 1893। इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। अब आप ध्यान दीजिए, सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। धन का धन, देश का धन, गुलामगिरी। गुलामगिरी किसकी है, तो ज्योतिबाबाई फूले की है। तो बी में चौथा किसमें सही है, तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। एक भी प्रश्न इसमें से आपको आता रहेगा तो आप बहुत अच्छे से मिला लेंगे। देश का धन किसका है, तो यह राधा मोहन गोकुल का है। स्त्री पुरुष तुलना किसका है, तो स्त्री पुरुष तुलना है ताराबाई शिंदे का। इसके बाद गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है, डी में पहला। देख पा रहे होंगे आपका आंसर डी सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र है, मतलब कौन कौन से स्त्री पात्र हैं। एक तो सुनरी है, मखनी बुआ है, चंपिया है। ठीक है, अब बताइए कौन कौन से सही होंगे। 2, 4, 5 किसमें हैं भाई, 2, 4, 5 डी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। चलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में असत्य कथन बताना है। 60 नंबर का प्रश्न है, आपके समझ यहाँ से आपको बताना है। चलिए बताइए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इस प्रश्न को छोटा कर दीजिए और आंसर देना है आपको। कौन कौन से नाटक में गीतों का, अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला कुजड़ीन और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं। तो हाँ, ये बात सही है। नारंगी वाला कुजड़ीन ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं। दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी बकरी नाटक में किया गया है। महाभोज आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता। स्कंदगुप्त ने आह वेदना मिली विदाई देवसेना गाती है। भारत दुर्दशा में किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग मिलकर गीत गाते हैं। अब देख रहे हैं कैसे जो है निबंध के नाटक से आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्नों के लेवल का आप तैयारी करेंगे तभी आपके लिए परीक्षा थोड़ी आसान होगी, याद रखिए। तो यहाँ पे आप कौन सा आंसर सही होगा ये कूट के माध्यम से बताइए सभी लोग। तो ये जो है ना दोहा छंद में प्रयोग किया गया है। ये अंधेर नगरी बकरी नाटक में गाना गाया जाता है ना, अंधेर नगरी में भी वो गाते गाते आता है, उसमें आता है। अंधेर नगरी का प्रकाशन कब हुआ, तो 1881 ईस्वी में। अब आप देखेंगे दूसरा कौन सा सही है, तो ये महाभोज आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन में कोई गीत नहीं गाता, ये बात बिल्कुल सही है। आप ऐसे भी एलिमिनेट करके प्रश्न को उत्तर निकालिए। स्कंदगुप्त ने आह वेदना मिली विदाई, ये बात बिल्कुल सही है। भारत दुर्दशा में किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग मिलकर गीत गाते हैं, क्या ये बात सही है या नहीं। अगर इतना चीज़ें आपको पता होंगी तो आपके लिए प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आपको बताना है आंसर कौन सा सही होगा 60 नंबर के प्रश्न में। तो आपका बी आंसर सही होगा, दूसरा तीसरा और चौथा सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे। अब आप बताएंगे 61 नंबर का। भानुदत्त जो है कहाँ से लिया गया है, ये क्या करना है, मिलान करना है ये रचनाकार और इनकी रचनाओं को। तो नाट्य दर्पण किसकी रचना है, सबसे पहले ये आप बताएंगे। देख रहे हैं जो पहले पूछी जाती थी वो नहीं पूछी गई हैं। नेक्स्ट दूसरी भानुदत्त की क्या है, तो ये रस मंजरी है चौथा। तो चौथा किसमें सही है, यहाँ पे देख पाएंगे आपका बी ऑप्शन सही है। आप ध्यान देंगे
रामचंद्र और गुड़चंद्र यह नाट्य दर्पण में है, किसमें है, नाट्य दर्पण। तीसरा शारदा तनय किसका है, तो शारदा तनय 13वीं सदी की रचना है। और भाव प्रकाश की है, किसकी है, भाव प्रकाश की, महिम भट्ट। तो महिम भट्ट किसका है, व्यक्ति विवेक का है, दूसरा, डी में दूसरा, तो यहाँ पे डी में दूसरा सही है, आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपको मिलान करना है। नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जैसी द्वारा रचित पंक्तियां, घरी घरी ज्यों आवे घरी घर ज्यों जाई, पाहन जरे होई सब चूना, रखत आंस घुघुची बन बोई बाई, हृदय पैठ विरह कटन नशा, सहस सहस दुख एक एक सासा। तो पांचवा तो पक्का होगा, तो इस हिसाब से आपके दो ऑप्शन कट गए, ये भी रहेगा और आप देखेंगे ये भी होगा, घरी घरी ज्यों आवे घरी घर ज्यों जाई। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही होगा 62 नंबर के में, तो आप याद रखेंगे ये सी ऑप्शन आपका सही हो। दो तो ऑलरेडी कच गया, ठीक है। 5 के सहस सहस दुख एक एक सासा, तो ये कहती है रोती है तब कहती है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे रखत आंस घुंघुची बन बोई, ये भी है। और ये हृदय पैठ विरह कट नंसा, ये तीनों है, ठीक है। 3 4 5 तीनों है। अब चलेंगे आगे। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर का आपके स्क्रीन पे। अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं को विकृत रूप का प्रत्यय है, क्या है अकारांत एक वचन का विकृत रूप का, आ है, ए है, ई है, शून्य प्रत्यय है, ठीक है। 63 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे ए प्रत्यय है, ठीक है। ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। 64 नंबर का प्रश्न है कथन और तर्क से लिया हुआ यह प्रश्न आपके समक्ष है। नीचे दिए गए कथन को आप ध्यान से देखिए। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। कालरीज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और धारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। 64 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। दोनों बातें सही है, क्या है, दोनों बातें सही है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 65 नंबर का। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काल शीर्षक प्रकरण में से निम्नलिखित कवियों का उल्लेख किया है। आदिकाल के प्रकरण काव्य प्रकरण से किसका किसका उल्लेख किया, यही बताना है 65 नंबर के प्रश्न का। जल्दी जल्दी आपसे भी उत्तर देंगे तो क्या होगा ये बताइए। तो ध्यान दीजिएगा किसका किए हैं, एक तो देवसेन का किए हैं और दूसरा किए हैं सोम प्रभसूरी का, और नेक्स्ट किए हैं आपके विद्याधर का, ठीक है। और श्रीधर और मधुकर कवि का इसमें प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। तो कौन सा आंसर सही होगा यही आप बता दें। अब तो वैसे भी आसान हो गया आपका, डी ऑप्शन सही का, तीसरा चौथा और पांचवा। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सब ब्याज डेढ़ी सवाई नजर नजराना, घूस 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 घास जैसे भी हो सब गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेहन जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है, गोबर का, धनिया का, शोभा का, श्रिया का। 66 नंबर के का उत्तर दीजिएगा। यह कथन धनिया का है। कब कहती है ये भी आप गोदान पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से जान लेंगे। 67 नंबर का प्रश्न है नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है। नागार्जुन की कविता में यक्ष का है, शकुंतला का है, अज का है, अज रोए कि तुम रोए। 67 नंबर के प्रश्न का उत्तर बताओ सभी लोग। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो क्या होगा, ये रहे आपके ये यक्ष हो गया। इसके बाद आप देखेंगे इंदुमती, हो शकुंतला नहीं होगी, ठीक है, अज होगा इंदुमती, ठीक है। ये 3 लोगों का जिक्र आता है, डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले के बाद क्रम में लगाना है। कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद, ये शांत प्रतीक कब हुआ है। अब आपको डेट याद होगी तो यह प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे। चलिए बताइए। तो सबसे पहले आप देखेंगे एकांत योगी, इसका प्रकाशन कब हुआ तो 1886, नोट कर लीजिए। और यह किसकी रचना है तो श्रीधर पाठक की रचना है, श्रीधर पाठक की रचना है, ठीक है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। अब आप देखेंगे शांत पथिक, ये भी श्रीधर पाठक की है, लेकिन इसका जो प्रकाशन हुआ है वह हुआ है 1902 ईस्वी में। कब हुआ, 1902 में। अब आप देखेंगे इसके बाद कामदेव का अपना, तो ये कामदेव का अपना का प्रकाशन हुआ है 1993 ईस्वी में। तो सबसे लास्ट में इसी को रख दो, चौथे को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले कौन सा आएगा तो एकांत योगी आएगा। दूसरे नंबर का कौन सा आएगा 68 नंबर में आप बताएंगे सबसे पहले आएगा एकांत योगी, दूसरा नंबर, तो यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा नंबर में यही है पहला, ए ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे, यह कविता से पूछी हुई पंक्ति है। कहाँ से पूछी गई है? तो कविता से। 69 नंबर की यह जो है कि प्रश्नोत्तरी है। अब आप बताएंगे, 69 नंबर का प्रश्न है, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, तो रश्मिरथी से कौन कहता है? 3 नंबर। कुछ कह सकी न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से। तो यह साकेत जो है कि एक बार फिर से देखें, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है, उस और क्या है, जी लोगों ने तो बेच दिया ईमान। तो ये किसका है? तो यह देखेंगे गीत फरोश का है। यहाँ पे 2 नंबर। आप देखेंगे 69 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ सकी मैं भय से। तो ये किसका है? तो ये साकेत का है और उर्मिला का कथन है। किसका कथन है? उर्मिला का कथन है। और तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है। तो यह कहाँ से पूछा गया है? तो सांध्य गीत का है। कहाँ का है? सांध्य गीत का है। और विकल मेरे प्राण से यह लिया हुआ है, याद रखिएगा। तो 4 नंबर, तो 3 1 4 2 यही ऑप्शन आपका सही होगा। 3 1 4 2 आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए। भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? यही बताना है। मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, राजेश जोशी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 70 नंबर के प्रश्न का आप सब बताएंगे। तो किसने किया है? ए ऑप्शन सही है। किसने किया है? मुक्तिबोध ने किया है। और किस पत्रिका में किया है? तो नई दिशा में, जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हो रहा था। ठीक है, भक्ति आंदोलन का एक पहलू के नाम, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू के नाम से इन्होंने इसका किया था, विचार किया था। अब देखिए, ये 71 नंबर का प्रश्न है, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने डाकू चोर डाकू हैं, सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो, कहते हैं जागते रहो, पुकारते हैं। यह समाधि ईदगाह कहानी से किस पात्र की है? इसके पहले भी एक कथन बहुत मुहसिन का पूछा गया था कि मुहसिन ने मेले से क्या खरीदा। आप अगर प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे, नहीं तो मैं करवाऊंगी। देख रहे हैं 71 नंबर के प्रश्न में किसका कथन है? तो जो कहता है, जब मेले से लौटते हैं कि मेरे मामा क्या है? पुलिस हैं। तो यह कथन किसका है? मोहसिन का है। मामा का जिक्र यही करता है और कहता है चोरी तो यही लोग कराते हैं, कहते हैं सोते रहो, फिर कहते हैं जागते रहो, लूटते रहते हैं। मालवी केंद्र है जयपुर का, इंदौर का, जोधपुर का और जबलपुर का। 72 नंबर के प्रश्न में, तो यह इंदौर का केंद्र है मालवी। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन 2 कंपनियों से हुआ है? रौता कंपनी, जगमोहन कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी, जगमोहन कंपनी, सगुन कंपनी, रौता कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी और रौता कंपनी। अच्छा प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा, मथुरा मोहन कंपनी और रौता कंपनी। चलिए, अब मिलान कर दीजिएगा 74 नंबर के प्रश्न में। 1 से 2 को मिलाइएगा। महाप्राण कौन सा है? तो अल्प प्राण है। 1 3 5 ऐसे ट्रिक लिखो। अल्प प्राण में 1 3 5, पहला, तीसरा, पांचवा। इसके बाद देखिए महाप्राण पूछ रहा है, तो इसमें दूसरा कौन है? ये ख दूसरा है, क के बाद ख, ये दूसरा है। ए में चौथा कौन सा है? देख रहे हैं, हमें सब में भरा, खाली एक में नहीं है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब पार्श्विक कौन है? तो पार्श्विक कौन है? तो ये बताना है 74 नंबर के प्रश्न में। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा बाहर से आवाज आ रही है, इसके लिए सॉरी। चलिए ध्यान देते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। 74 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपके समक्ष है, और यह बहुत इजी प्रश्न है। तो आपने मिला लिया होगा। महाप्राण कौन है? ख वाला है। और ध्वनि, घोष ध्वनि कौन सी है? यहाँ पे लिखा है घोष ध्वनि। तो घोष ध्वनि पढ़ेंगे, ज है, कौन सा है? ये ज रहा 1 नंबर। तो यहाँ पे 4 नंबर, फिर 1 नंबर। पार्श्विक कौन है? ल और र में बच्चे यहीं पे फंसते हैं, तो आपको बताना है पार्श्विक कौन है। ठीक है, पार्श्विक ल है। और लुंठित कौन सा है? तो यहाँ पे लोड़ित दे दिया है, तो यह लुंठित होना चाहिए, रहा है। ठीक है, आपका आंसर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। ये रहा आपके सी आंसर सही होगा। चलिए, निम्नलिखित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। कौन सा पहले आएगा फिर बाद में आएगा, यही आपको बताना है। 75 नंबर का प्रश्न है आपके समक्ष, ध्यान दीजिएगा। तो आप बताएंगे आगरा बाजार का प्रकाशन कब हुआ है? तो आगरा बाजार का प्रकाशन 1954 में ही हुआ है। ठीक है, और महिला आंचल भी यहीं पे हुआ है, 54 में ही। चलो अब बताओ बकरी का कब हुआ है? तो 74 में हुआ है।
1974 में। और महाबली, तो महाबली अब आपको बताना है, तो असगर वजाहत का यह नाटक है, 2019 में। करंट की रचना देखो पूछ ली गई है ना। महाबली, आषाढ़ का एक दिन, तो ये सभी जानते हैं, 1958 में है। कब है? 1958 में है। अब आपको बताना है माधवी का प्रकाशन कब हुआ है, तो भीष्म साहनी का है 1985 ईस्वी में। कब है? 1985 ईस्वी में। अब आप फटाक से आंसर बताइए सभी लोग, तो आपका सी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आपने डेट को भी नोट कर लिया। परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरण के शीर्षक है दुर्जनता, ईश्वर प्रेम, प्रामाणिकता, अदालत, प्रेत, भय। अच्छा प्रश्न है। पहले देख रहे थे प्रश्न का पैटर्न कैसा रहता था, अब इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दीजिए। तो देखिए कैसा प्रश्न है ना। अब आपको बताना है तो क्या है, तीसरा है प्रामाणिकता है, और इसके बाद आप देखेंगे चौथा है अदालत, इसके बाद पांचवा प्रेत भय। तो 3, 4, 5 ये रहा आपका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का अर्थ क्या है, यही बता दो फटाक से सभी लोग। ठीक है, सिलहली शब्द का अर्थ बताना है। प्रश्न है कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का अर्थ बताना। 77 में फिसलने लायक क्या होगा? फिसलने लायक, बी ऑप्शन सही होगा। सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। अब हम फटाफट सिर्फ आंसर बताते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताना सूफी प्रेमाख्यान नहीं है, तो श्याम सगाई नहीं है। बाकी ये है इंद्र जवाहर, हंस जवाहिर, इंद्रावती और यूसुफ जुलेखा, ये सब रचनाएं हैं। ठीक है, तो इंद्रावती किसकी है? तो नूर मोहम्मद की। यूसुफ जुलेखा का पूछा जाता है तो शेख निसार का है। हंस जवाहिर किसका है? तो ये कासिम शाह का है। चलिए, आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नब्ज से होता है? कन्हैया का बालपन, बलदेव जी के मेला, आदमी नामा और शहर आसोप। तो बताना है तो ये कहाँ से होता है? शहर आसोप, डी ऑप्शन आपका सही हो। कोशिका घटवार कहानी में लक्ष्मण के संदर्भ में आए शब्द काला चेरेव का अर्थ क्या है? यही तो वो पूछता है, तुम्हारा चेरेव कहाँ है, मतलब गले में मंगलसूत्र नहीं देखता है तो वहीं पे वो पूछ लेता है। ठीक है, और यह शेखर जोशी की रचना है। कोसी की घटवार, इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुई है। नोट कर लीजिएगा, मिलाने के लिए प्रश्न आता है। और अधूरे प्रेम की कहानी है, फौजी है अनाथ। ठीक है, अरे अद्भुत कहानी है, जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है, ये बता दो फटाफट कि कौन सा किसके लिए कहा गया है चेरेव, बताइए। तो ये सुहाग चिन्ह के लिए कहा गया है क्योंकि वो मंगलसूत्र नहीं पहनी होती। कैसी नंबर का प्रश्न है, इसको छोटा कर देते हैं। ये रहा आपके समझ, बताइए। सूची 1 से सूची 2 को मिला दो। अब यहाँ पे मिलान करना है। जमुना बहन, किन्नी किसकी है? तो ये आधे अधूरे की है, तो बी का तीसरा, देख रहे हैं ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब 2 में आपको ढूंढना है। अब आपको बताना है कृपी आपने पढ़ा होगा, तो यह द्रोणाचार्य में आती है। कहाँ आती है? द्रोणाचार्य में। तो आप देखेंगे ए का चौथा, ये आपका ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए 81 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे, और यहाँ पे आपको बताना है सत्य कथन को बताना है। सत्य कथन बताना है और सही विकल्प को भी चुनना है। ये रहा 82 नंबर का प्रश्न। चलिए बताइए क्या सही होगा क्या गलत होगा। वैदर्भी रीति में ओज गुण प्रकाश वर्णों की अधिकता होती है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। वामन ने रीति के 5 प्रकार माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, सौरसैनी, लाटिया। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों का उद्भावना की। इसमें से कितनी सही है यही बताओ। नीचे देखिए बेलवन से सही उत्तर का चयन कीजिए 82 नंबर के प्रश्न में। अब आपको बताना है कौन सा सही होगा, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे। और भारत के अनुसार रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है। तीसरा है वामन ने रीति के 5 प्रकार माने हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। और चौथा है कुंतक ने रीति को मार्ग कहा, ये भी बात सही है। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र हैं। कौन कौन स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र हैं? तो चंदा तो नहीं है, मालिनी है। आप बताइए कौन कौन सी है। 83 नंबर के प्रश्न में थोड़ा सा समय लीजिए और इसका आंसर दीजिए। आप लोग तो देख पा रहे होंगे, देवकी है और मालिनी है, और यहाँ पे देख रामा है। तो 2, 3, 4 ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर है, यही बताना। अर्ध समृद्ध स्वर कौन कौन सा है, तो बताओ।
विवृत समृद्ध, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। 84 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो बताएंगे 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले समृद्ध होता है, इसके बाद विवृत होता है, फिर क्या होता है, अर्ध समृद्ध होता है और विवृत होता है। ठीक है, विवृत समृद्ध को कई भागों में बांट देते हैं। चलिए, यहाँ पे विस्तृत बात करने का समय नहीं है, हमें सीधा आंसर पे चलना होगा। ए और ओ आपका क्या है, अर्ध समृद्ध है। क्या है, अर्ध समृद्ध है। 84 नंबर के प्रश्न में अब आप देखेंगे नेक्स्ट, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आसुफलदायिनी कहा। यह कथन किस इतिहासकार का है, रामचंद्र शुक्ल। किसका है बताइए सभी लोग। 85 नंबर के प्रश्न में तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, ए ऑप्शन सही होगा। और रामचरितमानस में 7 कांड हैं और देखेंगे ठीक 7 कांड है, अवधी भाषा में लिखी गई यह रचना है, दोहा चौपाई में है। किसमें है, दोहा चौपाई में। चलिए, मैला आंचल के अनुसार बावनदास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे डाला। बावन की डीह का, शहीद स्मारक का, भारत माथा का, थान का, चिथरिया पीर का। 86 नंबर के प्रश्न में आप सभी जानते हैं चिथरिया पीर का। अगर आपने उपन्यास नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज़ ज़रूर पढ़िए। सबसे पहले याद रखेंगे यह रेडू की रचना है। किसकी है, रेडू की। इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ है। यह पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव की स्थिति को दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें पूछा जाता है अंचल ही इस उपन्यास का नायक है। 2 खंड हैं, पहले खंड में 44 परिच्छेद हैं, दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं। पात्र आप नोट कर लीजिए फटाफट, मैं पढ़ लेती हूँ और आप सुन लीजिए। याद मैं बता देती हूँ। प्रशांत है, विश्वनाथ है, बामनदास, लक्ष्मी, प्यारू, पार्वती, चुन्नी, गोसाई, ज्योतिषी काका। प्यारू जो है वो डॉक्टर का क्या है, कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए, ये रहा 87 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे भी आपको उससे कूट वाला प्रश्न पूछा गया। रोज उर्फ गैगरीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर और उनके वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर है। यही गलत है, वो डॉक्टर है। चिप की दावत कहानी में चिप के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा को 2 पत्थर अनार दे गाकर सुनाया। तो अब आपको बताना है 87 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ए और आर दोनों असत्य हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को पहले के बाद के क्रम से व्यवस्थित करना है। अब यही बताना है 88 नंबर के प्रश्न का, आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो सबसे पहले कौन सा होगा, तो ब्रह्म समाज आएगा। सबसे पहले ब्रह्म समाज मतलब 5वां होगा। देख रहे हैं, ये कट गया ऑप्शन। अब आपको देखना है ब्रह्म समाज का प्रकाशन कब हुआ है, तो ये हुआ है 1828 ईस्वी में, राजा राम मोहन राय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है। इसके बाद देखेंगे आर्य समाज है। कौन सा समाज है, आर्य समाज। इसका स्थापना वर्ष कब है, तो आर्य समाज का है 1875 है। कब है, 1875। इस हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, नीचे दिए गए बिल्कुल में सही उत्तर का चयन कीजिए, यही बताना है आपको। ठीक है, 88 नंबर के प्रश्न का, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले 1828 है, तो 5वां के बाद ए आ जाएगा। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। परीक्षा में है तो ऐसे करके निकलिए, लेकिन यहाँ पे आपको नोट कर लीजिए। आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है, तो आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष जो हुआ है वो हुआ 1882 में। कब है, 1882 में। चलो, विश्व धर्म सभा विवेकानंद का संबंध जो है यह किससे है, तो यह शिकागो अमेरिका से है। यह वहाँ पे भाषण देने गए 1893। कब है, 1893। ठीक है, चलिए। और गीतांजलि को नोट करो सभी लोग। गीतांजलि का जो हुआ है यह 1910 में हुआ है। कब हुआ, 19। तो 3 लास्ट में आ जाएगा, इसी में तो आया है भाई, सी ऑप्शन आपका सही है, इसमें भी आया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न बहुत ही मज़ेदार आए हुए हैं, ध्यान दीजिए। 89 नंबर का प्रश्न है, अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां हैं। जो पागल गाता है अंधेरे में। 89 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे। अच्छे प्रश्न आए हैं, लेवल कैसा है आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए 89 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे। देखिए, अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां कौन सी है। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, जनमन करुणासी माँ को हकाल दिया, स्वार्थों के पहाड़ खड़े कर लिए, विवेक को मार डाला, तर्क की जबान बंद कर दी, अब तक क्या किया क्या जिया। अब बताओ कौन सा है, तो ये तो पक्का है। इसके बाद ये भी है, इसके बाद आप देखेंगे ये है, अब तक क्या जिया, क्या किया और क्या जिया। एक कविता में आती है। तो पूछा गया अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान बताना है, तो
आप देख पाएंगे। तो कौन सा होगा? 1, 2 और 5, ए ऑप्शन आपका सही होगा। 90 नंबर का प्रश्न है, ये रहा आपके समक्ष। 90 नंबर, भोलाराम का जीव कहानी के अनुसार भोलाराम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद पेंशन न मिली थी? तो 5 वर्ष। उनकी पत्नी ने तो बताया था जब गए थे वहाँ पूछने। तो भोलाराम का जो जीव है ये भ्रष्टाचार पे व्यंग्य किया गया है, और वर्तमान में भी ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही होंगी आपके अगल बगल। और जब वो जाते हैं ना भोलाराम के जू में रिटायरमेंट को, उनकी पत्नी कहती 5 वर्ष हो गए, बर्तन वर्तन सब बिक गए, बेटी भी बताती है। अब इनकी कहानी के कुछ पात्र नोट कर लीजिए। जैसे धर्मराज है, कौन है? धर्मराज है। इसके बाद देखेंगे चित्रगुप्त है। इसके बाद यमदूत है, भोलानाथ का जीव है, नारद मुनि है, भोलानाथ की पत्नी है, भोलानाथ की बेटी, चपरासी और साहब, यही लोग हैं। तो अब बाकी आप देखेंगे ये जो है कि अ, पूछे गए 2 ठो पैराग्राफ हैं जिसे आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो ज़रूरी नहीं है यही आएंगे, तो इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी आपने 90 नंबर के प्रश्न को देखा। अगर आपको लगे कि हमें कर लेना चाहिए तो मैं ऐसे चला देती हूँ वीडियो को, आप स्क्रीनशॉट लेके प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा। देख लीजिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इनका उत्तर करिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा और इन प्रश्नों का उत्तर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये रहा आपके समक्ष ये पैराग्राफ को आप देख लीजिए और अच्छे से खूब पढ़ लीजिए। इसके बाद आप इनका उत्तर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, अपलोड होने में प्रॉब्लम होगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। धन्यवाद।